हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का। रेटिना की एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म की तरह है। जैसे हम लोग कैमरे में कोई भी पिक्चर शूट करते हैं तो लाइट हमारी लेंसेज के थ्रू होते हुए रेटिना उसके फ़ोटोग्राफिक सरफेस पे जाती है और वहाँ चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग कैप्चर करते हैं और उसको हम लोग फिर बाद में एनालाइज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारा आँखों के अंदर दिमाग में प्रोसेसिंग के लिए से पहले आँखें रेटिना जिसपे जैसे फ़ोटोग्राफिक सरफेस आपकी कैमरे की है वैसे ही हमारा रेटिना होता है और लाइट हमारी आँखों में कॉर्निया और लेंस के थ्रू एंटर करती है, विट्रस के थ्रू होते हुए वो रेटिना तक पहुँचती है और वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं जनरेट होते हैं और वो रेटिना जो सिग्नल्स हैं वो आपके ब्रेन तक जाते हैं, वहाँ पे प्रोसेसिंग होके हमें एक इमेज फॉर्म में दिखता है। कहना तो बहुत आसान है, सोचना बहुत आसान है, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये इमेजिन करना भी संभव नहीं है आज की तारीख में। रेटिना क्योंकि इस मल्टीपल लेयर्स होती हैं और बहुत थिन पार्ट है रेटिना और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो फॉर्चुनेटली आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज सक्सेना जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है वीआर सर्जरी का, सीनियर हैं, पिछले लगभग 22-23 साल से वीआर सर्जरीज़ कर रहे हैं, रेटिना हैंडल कर रहे हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही फ्री मोड में बैठ के डिस्कस करेंगे कि रेटिना में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि हम सीधे सर्जरी पे जंप ना करें कि हमें सर्जरी करनी है, डिटैचमेंट हो गया, वहाँ पे हमें ऑपरेट करना हो। हम कैसे मेडिकली ठीक कर सकते हैं रेटिना को। बहुत सारे इंजेक्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं, कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, ओरल मेडिसिन हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। बेसिक हमारा जो स्ट्रेस होगा वो 2 टॉपिक्स पे होगा। पहला होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी पे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे हार्मफुल है हमारी आइज़ के लिए और कैसे हम उसको मेडिकली रेटिना को हम मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम उसका इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और साथ में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली ओल्ड एज के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग की लाइफस्टाइल अच्छी है, लिविंग ज़्यादा है, लॉन्जेविटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमारे शरीर में बढ़ेंगी। और इसमें आँख एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं हम उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लंबे समय, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 100 साल जिएँ, लेकिन जब तक हम जिएँ तब तक हम एटलीस्ट अपनी आँखों से अच्छी तरह से देख पाएँ। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, डिस्कशंस अच्छे होंगे और ये ब्रेक कर करके होगा। हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे इसको शूट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे एक बिल्कुल नॉर्मल वे में। तो डॉक्टर मनोज, उनके बारे में और मैं ब्रीफ कर दूं। डॉक्टर मनोज सक्सेना अलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं लगभग लास्ट 22-23 साल से और 1996 से और 30 साल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल हो गए। मैंने तो आपको 20-25 साल अपने हिसाब से बोला था। तो और रेटिना इनकी स्पेशलिटी है, लेकिन ये रेटिना ही नहीं करते हैं, कैटरैक्ट बहुत अच्छे सर्जन हैं और साथ में कॉर्निया को भी ये हैंडल करते हैं, यानी बहुत अच्छी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज भी करते हैं। बहुत वेल नोन फिगर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, स्पेशली अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। हॉस्पिटल का नाम है वो है प्रकाश नेत्रालय एंड रेटिना फाउंडेशन अलीगढ़ से। तो आप लोग इस साइट पर जाके आप अलीगढ़ में जो प्रकाश रेटिना फाउंडेशन को आप जाके गूगल भी कर सकते हैं और उसकी लोकेशंस और उसके बारे में भी वेबसाइट पे जान सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर मनोज सक्सेना से कि आप प्लीज़ हमें ये बताइए, क्योंकि इंडिया आज की डेट में डायबिटिक कैपिटल है। मैक्सिमम पेशेंट्स अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमारी कंट्री से आते हैं। एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, एक वो भी रीज़न है, शायद एक जेनेटिक रीजंस भी हैं इसके पीछे और कुछ हद तक हमारी लाइफस्टाइल भी है। तो डायबिटीज़ इफ़ेक्ट करती है पूरे बॉडी को। इसमें मेजर ऑर्गन्स 4 होते हैं, जिसमें कि आई एक मेजर ऑर्गन है। आँखों में कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, ग्लोकोमा भी आपको हो सकता है। बेसिकली हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से परेशान होते हैं। पेशेंट जो ज़्यादातर विज़न जिनमें इफेक्ट होती है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी रीज़न होता है। उस बारे में आजकल हम लोग बात करेंगे। वैसे तो डायबिटीज़ आपकी किडनीज़ को भी इफेक्ट करती है, वैसे आपके हार्ट को भी इफेक्ट करती है, आपके ब्रेन से लेकर टो तक आपके पूरा नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करती है। तो डॉक्टर मनोज, पहले तो ये बताइए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ किस तरह से हमारे
आँखों के लिए हार्मफुल है? डायबिटीज़ जो है वो माइक्रो एंजियोपैथी है। जोड़ देना चाहता हूँ। मतलब जो ब्लड वेसल्स, जो फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं आपके बॉडी में, उनके ऊपर ज़्यादा असर करती है। और कॉमनली जो इसमें बीमारी शुरू होती है वो उन ब्लड वेसल्स की कवरिंग होती है, जिसे पैरासाइट बोलते हैं। वो पैरासाइट्स की कमी होने लगती है, कुछ वो ब्लड वेसल्स के ऊपर से हटने लगते हैं, तो वहाँ वो ब्लड वेसल वीक हो जाती है और आउट पाउचिंग होने लगती है, जैसे माइक्रो एनोरिज्म बोलते हैं। और ये माइक्रो एनोरिज्म शुरुआत करते हैं सूजन की, ब्लड लीकेज की और इडिमा की, मतलब इडिमा मतलब सूजन की। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो कुछ एरिया ऑफ रेटिना में खून जाना बंद हो जाता है। जब खून जाना बंद हो जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जो वहाँ न्यू वेसल्स बनने लगते हैं, जो कि आगे चल के ब्लीडिंग करते हैं, विट्रियस हेमरेज होता है और आगे चल के ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है। तो डॉक्टर मनोज सक्सेना ने बताया कि हमारी जब डायबिटीज़ है वो हमारी कैपिलरीज़ के ऊपर टारगेट करती है, और कैपिलरीज़ को वो उनकी जो आउटर वॉल्स हैं उनको वीक करने लगती है, और उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं और फूलने लगते हैं। उससे ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है, और साथ में वो ऊजिंग की वजह से मैकुला पे एडिमा होता है, यानी जो सेंट्रल हमारा एरिया है जिससे हम थ्रू देखते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग डेवलप होने लगती है, जिससे विजन इफेक्ट हो जाती है। और साथ में क्योंकि जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होंगी तो कुछ एरिया में खून की सप्लाई नहीं पहुँचेगी, तो उसकी वजह से इश्कीमिया क्रिएट होगा, और इश्कीमिया, कुछ जो इश्कीमिक एरियाज़ होते हैं वो वहाँ से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपकी नॉर्मल एरियाज़ जहाँ पे ब्लड वेसल्स नॉर्मल हैं वहाँ से वो कुछ स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, और वहाँ से एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, जो कि फिर क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होती हैं तो या तो वो ब्लीड करती हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट होने लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। अब हम लोग डॉक्टर मनोज सक्सेना से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें क्या करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली हमें अपना रेटिना चेकअप कराना चाहिए, और साथ में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फ्यूचर में, जिससे कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकें, और पहले कैसे टाइमली हम पहचान सकें कि हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोग्रेस हो रही है, और उसको हमें ट्रीटमेंट अब हमें इनिशिएट करना है या हमें कब डॉक्टर के पास जाना है। ये मेरा सवाल है डॉक्टर मनोज से। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट आई चेकअप, और उसमें भी आपके पर्दे की जांच। तो ये जब भी आपकी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको एटलीस्ट ईयरली चेकअप कराना चाहिए, और अगर आपके आँखों में कोई अनफॉर्चुनेटली चेंजेस शुरू हो गए हैं तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकअप जल्दी होगा, 6 महीने पे या 3 महीने पे। और जो टारगेट्स हैं वो है आपका बीपी जो है वो 130/80 से कम रहे, आपका 3 महीने वाली शुगर जिसे HbA1c बोलते हैं वो 7 से कम रहे, और आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो कंट्रोल रहे। ये 3 चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें रखेंगे तो आपको डायबिटीज़ से ख़राब होने वाले रेटिना ये डैमेज कम आएगा, देर से आएगा, और बार बार चेकअप कराएंगे तो जल्दी पकड़ा जाएगा, इलाज जल्दी करा जा सकेगा, जिससे कि अंधापन बचाया जा सकेगा। डॉक्टर मनोज से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि एज ए कॉमन मैन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें फ्रीक्वेंट आई चेकअप कराना चाहिए, हमें रेटिनल चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी डायबिटिक रेटिनोपैथी जो प्रोग्रेस हो रही है वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए। तो यानी फ्रीक्वेंट आई चेकअप का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली डायबिटिक्स में। तो ज़्यादातर फिजिशियन से भी हम लोग की यही रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने डायबिटीज़ के पेशेंट का मैनेजमेंट इनकम्प्लीट समझिए जब तक कि हम रेटिना टेस्ट नहीं करा रहे हैं। जैसे हम किडनी से रिलेटेड टेस्ट कराते हैं, जैसे हम हार्ट से रिलेटेड टेस्ट कराते हैं, या हम न्यूरोपैथीज़ जैसे पैरों में, हाथ पैर में झंझनाहट आना, कुछ एरिया सुन्न हो जाना, जैसे ये सब से रिलेटेड हम टेस्ट करते हैं, वैसे हमें रेटिना टेस्ट अगर हमारा नहीं है तो आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो इनकम्प्लीट है। तो डॉक्टर मनोज, मेरा सवाल ये है कि आप एज ए कॉमन मैन, मुझे क्या सिम्टम ऐसा हो जिससे कि मुझे एक ट्रिगर करे कि मुझे तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि मेरे रेटिना में डैमेजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल ना हो? 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एक तो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं चल रही है और या आपके किडनी में चेंजेस आ रहे हैं, आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है या आपका पोटेशियम फास्फोरस बढ़ रहा है, तो आप तुरंत अपना चेकअप कराएं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। दूसरा, जो आपको सिम्टम देखने हैं वो सिम्टम हैं, आपको अगर कुछ चीज़ें विज़न कम होने लगे, दिखना कम होने लगे, टेढ़ा मेढ़ा दिखना लगे या कुछ काले धब्बे दिखाई देने लगे, तो ये वार्निंग साइन है। तुरंत जाइए और दिखाइए, इसमें इंतज़ार ना करिए। जैसे डॉक्टर मनोज ने हमें बताया कि अपनी आई टेस्ट कराइए, चेकअप कराएं अपने किसी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके, लेकिन एज ए कॉमन मैन ये कैसे मुझे पता लगेगा कि डॉक्टर ने मेरा रेटिना का चेकअप किया, तो उसमें क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, और मुझे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से क्या चीज़ छुपानी चाहिए या उससे कुछ डायरेक्टली सवाल पूछने चाहिए। मेरा ये एज ए कॉमन मैन मेरा ये सवाल डॉक्टर मनोज से कि हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे रेटिना की चेकअप हो गया कि नहीं हुआ। अभी डायबिटीज़ से रिलेटेड आई चेकअप के लिए जाएंगे तो सब 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो आपका आँखों का चश्मे की जांच या आँख की निगाह की जांच होनी चाहिए कि निगाह पूरी है कि नहीं, आँख का प्रेशर कैसा है, और इसके अलावा जो चीज़ें सर्जन को देखनी हैं वो आपके लेंस का स्टेटस, मोतियाबिंद तो नहीं बन रहा है, और पर्दे की जांच। पर्दे की जांच 2-3 तरीके से होती है। पहली जांच तो वो अपने औजार से हाथ के हाथ देख लेंगे। दूसरा, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसकी रेटिना फोटोग्राफी करानी चाहिए, जो ये पता लग पाएगा कि अगर किसी में कोई कमी है तो कहाँ पे थी, जिससे कि फॉलोअप में वो ट्रेस अप हो जाए। तभी डिसाइड होगा कि कितनी कमी है। अगर कमी ज़्यादा है तो 2 टेस्ट और करे जाएंगे। एक होता है OCT रेटिना का और दूसरा होता है एंजियोग्राफी। OCT आपका डिसाइड करता है कि पर्दे में सूजन कितनी है, उस सूजन के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, और वो किस तरह की सूजन है, केवल रेटिना की सूजन है या रेटिना के नीचे पानी आ गया है। ये सारी चीज़ें OCT डिसाइड करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलोपैथी, अगर रेटिना का सेंटर इन्वॉल्व हो रहा है। और जो एंजियोग्राफी है वो डिसाइड करेगी कि आपके पेरिफेरल रेटिना में कितने चेंजेस हैं, कहाँ कहाँ कैपिलरी ड्रॉप आउट हो गया है, जहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा है, और वो ड्रॉप आउट एरियाज़ ही वो एरियाज़ हैं जहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे VEGF बोलते हैं, और वो VEGF जो है वो वेजो प्रोलिफरेटिव टिश्यू है, मतलब वो नई नसों को बनाने में मदद करता है। तो वो उन नसों को हमें ना बनने देना है, और अगर बनती हैं तो उनको जलाना है। तो पहले एंजियोग्राफी में ये पता लगेगा कि कोई बनी तो नहीं है नस, और अगर बने हैं तो उसका ट्रीटमेंट में लेज़र से होता है। हम लोगों ने बात की कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या सिम्टम्स होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथीज़ में क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट होना चाहिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या कैसे हमें डॉक्टर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर्स को बताना चाहिए, और एक जो इसमें एक कंक्लूज़न निकल के आया है कि एटलीस्ट आपके पर्दे की जांच मैंडेटरी है एनुअली, अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आपको डायबिटीज़ अभी अर्ली है, और अगर आपके डायबिटिक में रेटिनोपैथी के कोई भी फीचर्स अगर आ रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकअप्स हैं वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको 3 मंथली चेकअप कराना है कि 6 मंथली चेकअप कराना है। और चेकअप में फ़ोटोग्राफ को कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उससे आपको खुद भी आपको कंपैरिजन मिलेगा कि भाई मेरे रेटिना में पहले रेटिना ऐसा था और आज मेरे रेटिना में चेंजेस आ रहे हैं, और अब मुझे विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का हमने टेस्ट कराया, और फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी में चेंजेस आपको हमें रेटिना पे मिले, तो मेरा नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर मनोज से कि हमें ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। और बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, जो हमारा इस कन्वर्सेशन का मेन लक्ष्य था कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जाएं डायबिटिक रेटिनोपैथी और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से। तो डॉक्टर मनोज, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स के लिए?
मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो आपका इंजेक्शंस, आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और लेज़र थेरेपी। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि जो काम इंजेक्शन टेम्परेरीली करता है, मतलब इंजेक्शन का जब तक असर रहता है तब तक वो इलाज होता है, उसके बाद वो दोबारा से फ्लेयर अप हो सकता है। और जो लेज़र का काम है वो इसी काम को परमानेंटली करता है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल इंजेक्शन लगवाते रहें या एक इंजेक्शन लगवा के आप भूल जाएं कि मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो अगर आपको इंजेक्शंस लग रहे हैं और अगर आपको लेज़र एडवाइस होता है तो आपको लेज़र ज़रूर कराना चाहिए। अक्सर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हमें, जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया, कि हमें इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ इंजेक्शंस लगभग 6-7 हज़ार रुपये पर इंजेक्शन से शुरू करके लगभग कॉस्टिंग 50-60 हज़ार रुपये तक की कॉस्टिंग्स के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। तो ये कैसे हमें पता लगेगा कि हमें जो इंजेक्शंस एडवाइस किया है वो ठीक है, या हमें इस पर्टिकुलर इंजेक्शन लगाने के फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे? तो इस बारे में भी कुछ डॉक्टर मनोज आप बताइए कि एज ए कॉमन पर्सन अगर हमें इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया है और अगर हमें इंजेक्शन के लिए डिसाइड करना है, तो हमें कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए, इस बारे में कैसे डिसीज़न लेने में हमें हेल्प मिलेगी? देखिए, मोटी तौर पे दो तरह के इंजेक्शंस हैं। एक इंजेक्शन है जिसे हम लोग एंटी VEGF कैटेगरी में डालते हैं, एंटी वेजो प्रोलिफरेटिव फैक्टर। ये जो रेटिना में जो कैपिलरी नॉन परफ्यूजन हुआ, जहाँ सप्लाई ब्लड की नहीं जा रही है, वहाँ से ये फैक्टर रिलीज़ होता है जो कि सूजन पैदा करता है और नई नसें बनाता है। तो एक तो एंटी VEGF इंजेक्शन होते हैं और एक होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन। तो अब ये जो एंटी VEGF इंजेक्शन है ये कई तरह के आते हैं, जिसमें 2-3 समझिए मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक तो ये है जो आँख के लिए ही बने हैं, और एक ऐसा इंजेक्शन है जो कुछ और बीमारियों में भी यूज़ होता है और आँख में भी यूज़ होता है। मतलब हम लोग इसे बोलते हैं ऑफ द लेबल। मतलब वो टेक्निकली आँख के लिए इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन चूँकि वो सस्ता होता है तो बहुत दफ़े उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक नया आजकल वैरायटी ऑफ इंजेक्शन आए हैं जो ओरिजिनल इंजेक्शन के से मिलते जुलते हैं, जिन्हें बोलते हैं बायोसिमिलर। ये बायोसिमिलर्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूल होता है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज करने से वो एक सस्ता ऑप्शन बन जाता है, जिसका इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है जितना जैसा ओरिजिनल मॉलिक्यूल का होता है। तो हम लोगों के हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से हमें बायोसिमिलर बहुत सूट करते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो विदेश से आता है, बहुत महंगा होता है, और बहुत से हम लोग जैसे हमारे अपने लेवल के लोगों को भी वो लगवाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस बात से तो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो हमारे ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली 2 तरह के हैं। जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया कि आपका इंजेक्शंस आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं और आपको लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। दोनों का लगभग रोल वही है, पर्दे को ड्राई रखना, पर्दे के ऊपर जो खून की नसें डेवलप हो रही हैं उनको रिग्रेस कराना, उनको और ना बढ़ने देना, और हमारा जो पर्दा है यानी रेटिना है उसको इर्रिपेरेबल डैमेज तक ना पहुंचने देना। और इंजेक्शंस में भी जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया कि बहुत सारे वैरायटी हैं। बेसिक एक स्टेरॉयडल ग्रुप है, एक नॉन स्टेरॉयडल ग्रुप है। एक ग्रुप है जो कि खून की नसों को बढ़ने नहीं देता है, और एक स्टेरॉयड जो कि स्वेलिंग को सबसाइड करता है। तो इसके लिए जो किस मॉलिक्यूल का इंजेक्शन लगना चाहिए, इसके लिए हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने डॉक्टर के पास जाके, जो रेटिनल सर्जन्स हैं उनके पास जाएँ, उन पर ट्रस्ट करें, और वो जो आपके लिए बेस्ट इंजेक्शन समझेंगे वो आपको एडवाइस करेंगे। मुझे लगता है कि उनको, डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए, जिससे कि आपके लिए क्या बेस्ट है
वो ही डिसाइड करें। और इंडिया में कि ये फैक्ट है, क्योंकि हम लोगों को ट्रीटमेंट के साथ में हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ही आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट इंजेक्शन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम लोग इंजेक्शंस की हमने बात की, और ये इंजेक्शंस इंट्राविट्रल इंजेक्शंस होते हैं जो आँख के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं। ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है जैसे हमें अपने बॉडी में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस या आईवी इंजेक्शंस लगते हैं, रिपीटेड लगते हैं। और इनकी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी कितनी होगी, यानी कितने बार आपको लगवाना पड़ेगा, ये आपके डिजीज़ के हिसाब से, आपकी आई की कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो रेटिनल सर्जन ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि आपको जितना आप टाइमली पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली उतना डिज़ीज़ इतनी प्रोग्रेसिव नहीं होगी, तो आपको मिनिमम इंजेक्शंस में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आम तौर पे ये किया जाता है कि इंजेक्शन दे के कंडीशन थोड़ी नॉर्मलाइज की जाती है और लेज़र कर दिया जाता है, जिससे कि आपका परमानेंट ट्रीटमेंट हो और पैसे भी कम खर्च हों। तो ये एक पूरा सिस्टम है ट्रीटमेंट का, मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो आप इसको समझ के जाएं, इसको परेशान ना हो, ये ना समझें कि बार बार बुला रहे हैं, बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं, बार बार लेज़र कर रहे हैं, क्योंकि लेज़र भी 2 या 3 बार करना पड़ सकता है, कई बार ज़्यादा भी करना पड़ता है बीमारी की सीवियरिटी को। अच्छा, जो इसमें हम लोग बेसिकली डॉक्टर मनोज जो लेज़र करते हैं, इसका बेसिक रोल क्या होता है? क्योंकि पब्लिक को ये भी समझना ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये डिज़ीज़ को प्रोग्रेस करने से हम रोक रहे हैं। ये फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने इंजेक्शंस लगवा लिया और लेज़र करा लिया और अब आप रिलैक्स्ड हैं, अब आपको दोबारा से कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होगी। तो बेसिक पर्पस ऑफ इंजेक्शंस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। जो लेज़र का पर्पस ये है कि जब रेटिना में कैपिलरी नॉन परफ्यूजन, मतलब जहाँ पे खून का दौरा नहीं हो रहा है और वहाँ पे खून कम पहुँच रहा है, तो उस जगह ऑक्सीजन भी कम पहुँच रही है। तो उसकी वजह से ये जो VEGF मैंने पहले बताया था, विजुअल प्रोलिफरेटिव फैक्टर, ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ सप्लाई बढ़ जाए, उसके लिए कुदरत नई नसें बनाती है, जो कि नई नसें कमज़ोर होती हैं, वो ब्लीड करते हैं। तो लेज़र का पर्पज़ ये है कि जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, उस पूरी ऑक्सीजन सप्लाई को वहाँ ख़त्म कर दे, ना वहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ना नई नसें बनेंगी। तो इसलिए बार बार लेज़र करना पड़ सकता है। और ये दोनों प्रोसीजर, इंजेक्शन और लेज़र, दोनों प्रोसीजर OPD प्रोसीजर से, मतलब आपको भर्ती नहीं होना है, करा के आप घर जा सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, वो बताई जाती हैं आपको, वज़न न उठाएं, आराम करें, ये सारी चीज़ें उसको आपको फॉलो करना होगा। डॉक्टर मनोज, ज़्यादातर लोग स्टेरॉयड के नाम से घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है स्टेरॉयड इंजेक्शंस लगेंगे या स्टेरॉयड खानी पड़ेगी तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और स्टेरॉयड डायबिटीज़ को भी बढ़ा देगा और हमें इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। तो बेसिकली एक लेमैन्स के लिए जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको इंजेक्शंस में सेलेक्ट करना है, और उनको अगर डॉक्टर स्टेरॉयड इंजेक्शन के लिए बता रहे हैं, तो वहाँ पर ये बताएं बेसिकली उनका रोल इंजेक्शंस का वहाँ पे क्या है स्टेरॉयड का, और क्या वो हार्मफुल तो नहीं होते हैं, या और क्या प्रिकॉशंस एज ए डॉक्टर आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस करेंगे, या क्या मॉनिटरिंग कैसे हम पेशेंट की करेंगे कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप तो नहीं हो रहे हैं? जो स्टेरॉयड इंजेक्शन होते हैं वो 2 तरह के इंजेक्शन हैं। एक तो इंजेक्शन कैनाकॉर्ड इंजेक्शन होता है, जो प्रिजर्वेटिव फ्री आता है और उसको इंट्राविट्रियल लगाया जाता है। और एक डेक्सामेथासोन इम्प्लांट होता है। डेक्सामेथासोन इम्प्लांट जो है ये मतलब ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और ये वर्ल्ड ओवर ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये स्टेरॉयड ज़रूर है, लेकिन इतनी कम मात्रा में है जो आपकी डायबिटीज़ पे फ़र्क नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, इसका एक नॉन साइड इफ़ेक्ट होता है कि प्रेशर आँख का बढ़ सकता है। तो जो पेशेंट स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर होते हैं, मतलब जिनको स्टेरॉयड डालने से या खाने से प्रेशर बढ़ जाता है, उनको ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। और अगर नहीं मालूम है और 1000 में से एक किसी का प्रेशर बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें प्रेशर को मॉनिटर करना होता है हर 15 दिन बाद शुरू में।
जिससे कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हम आपको दवा डालने की देते हैं जिससे कि वो प्रेशर नॉर्मलाइज रहे। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये ज़्यादातर तब यूज़ होते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन जब आपके पर्दे में सूजन बहुत ज़्यादा हो या आपको नॉर्मल एंटीबायोटिक से फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तब उसको यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कौन सा इंजेक्शन आपके लिए बेटर होगा, और अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो आपको ऑलरेडी एडवाइस करेंगे उसके लिए।